Good morning, students. How are you all? Yes, very nice morning to all of you. And let's finish this chapter today. है ना, आज चैप्टर को फिनिश कर दे, कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दे. ओके, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ लास्ट पार्ट है. वैन डी ग्राफ जनरेटर है, दो पोटेंशियल कंडक्टर्स अगर साथ मिला है तो फिर उनका नेट एनर्जी स्टोर कितना होता है वो एक चीज़ देखेंगे. और एक इन्फिनाइट सीरीज नेटवर्क ऑफ कैपेसिटेंसेस अगर रहेगा तो उस पे ऊपर कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का टेक्निक वो देखेंगे. एंड देन वी विल सी द पेपर डिस्कशन ऑल्सो टुडे. यस्टरडेज पेपर कुछ बच्चों ने डाउट सेंड किए थे वो भी हम लोग देख लेंगे एंड वी विल स्टार्ट. ओके, yes, so before starting we will take the problem which is of called as a infinite series. है ना, infinite series का एक प्रॉब्लम है तो वो एक लेंगे infinite series problem. okay, yes, infinite series problem है ना. हाँ, तो इनफाइनाइट सीरीज मतलब क्या? इनफाइनाइट सीरीज मतलब बहुत सारे कैपेसिटर्स है वो इनफाइनाइटली कनेक्टेड है. तो इनफाइनाइटली कनेक्टेड हो गए तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं. एक तो उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है या फिर इनका रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है. क्योंकि क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज में आपको कैपेसिटर्स सीरीज में रहेंगे तो वो इनवर्स एडिशन करते हैं. तो इनफाइनाइटली इनवर्स एडिशन करोगे तो जीरो आएगा. और इनफाइनाइट भी आ सकता है अगर वो पैरेलल में लगा है तो हम उनको नॉर्मली ऐड करते हैं तो वो फिर क्या होता है इनफाइनाइट भी हो सकता है कैपेसिटेंस. तो हम हमारे पास कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के और उसका हमें वैल्यू निकालना है. तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस. या उसका आंसर जीरो आता है, ये इनफाइनाइट आता है, या कोई बीच में वैल्यू आती है. सो लेट अस टेक एंड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, हाँ, ओके, देन यू हैव continue this drawing up till infinitely. So what we can do, we can have to stop somewhere. हमें कहाँ तो रुकना पड़ेगा. yes, तो ऐसे कर रहे हैं, करते वक्त इनफाइनाइट तक ऐसे करना है. ओके, डॉट 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 दिखा सकते हैं हम. या और फिर कैपेसिटर्स की वैल्यू 2c 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 ऊपर 2c ऊपर 2c ऊपर 2c डॉट 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 यहाँ पे है c c c c डॉट डॉट डॉट. और पूछा है कैपेसिटेंस टू टर्मिनल्स में, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी. टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के सामने आपको फिर से वही क्वेश्चन है अपना सी ए बी पूछा है क्या है ना. हाँ, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त क्या टेक्निक हो सकती है? इनफाइनाइटली तो नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ टेक्निक होगा. जैसे आप इनफाइनाइट सीरीज सिचुएशन सॉल्व करते हो है ना, वैसे ही. तो ऐसे प्रॉब्लम्स में कैसे जा सकते हैं हम? हाउ टू हैव अ स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. तो ऐसे अज्यूम करो कि सी ए बी की वैल्यू आपको पता है. सी ए बी की वैल्यू कुछ तो है. लेट अस पुट इट्स वैल्यू एज एक्स फैरेड्स. एक्स फैरेड्स हम उसको मान लेते हैं. तो यही सीरीज इनफाइनाइटली है, मतलब तो क्या है कि वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. इधर से कैपेसिटेंस आगे पूरा सी ए बी है, यानी इधर से आगे पूरा कितना कैपेसिटेंस है? एक्स फैरेड्स है. अगर शायद मैं ये दो पार्ट्स निकाल भी दूं, ये दो पार्ट्स मैंने इस यहाँ से इरेज कर दिया. लेट अस टेक इफ आई इरेज दिस टू पार्ट्स, then what is this looking like? This is itself looking like C to C, C to C and infinite series, which is also C to C, C to C and infinite series problem. Okay, so what you will do is इससे आगे वाले पार्ट को आप फिर से सी ए बी कंसिडर करके सॉल्व करेंगे. इसका मतलब क्या करेंगे कि जो आपको आगे वाला जो पार्ट है कैपेसिटेंस का, जो आपको वहाँ पे सीरीज कैपेसिटेंस का आगे वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला आप क्या करोगे? डिस्कनेक्ट करोगे और उसको आप ऐसे सेपरेट लिखोगे. यस, और ये वाला पार्ट ऐसे कि ऐसे है 2c, और फिर से इसके आगे क्या है? ऐसे ब्रेक किया तो फिर से है 2c c 2c c 2c c ऐसे कनेक्टेड है पूरा इनफाइनाइटली तक. तो ये और ये पूरा ये क्या है? दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं. ये इनफाइनाइटली तक है और ये इनफाइनाइटली तक है. इनफाइनाइट मतलब क्या कि वो कभी एंड नहीं होगा, ये फाइनाइट नहीं है. और ये दोनों अगर एक निकाल भी जाए, इनफाइनाइट से एक चीज निकाल भी जाए तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट ही रहेगा. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मतलब हम उसको वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट. सो वी कैन राइट दिस एज सी ए बी. इसको हम लिख सकते हैं सी ए बी. और ये भी फिर से तो क्या है? ये और ए और बी तो ही है. इसको अगर हमने एक्स मान लिया है तो ये पूरा कनेक्टेड कहाँ है? यहाँ पे कनेक्टेड है ना, ये दोनों टर्मिनल को कनेक्ट, क्योंकि यहाँ से ही हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था. अब हम इसको रब करके एक्स फैरेड्स लिख लेंगे. क्या लिख लेंगे? एक्स फैरेड्स लिख लेंगे. तो चलो इसको रब करते हैं.
और अभी इसको हम एक्स फैरेड्स नाम दे देते हैं. लेट अस पुट हियर एज एक्स फैरेड्स. एक्स ये है 2c, ये है c, और फिर से ये भी कितना है, ये भी एक्स फैरेड्स ही है. ओके, ये आपका CAB है, ये आपका CAB. ओके, तो अभी देखो क्या होता है. अभी क्या आपको हिंट आ रही है ध्यान में. हाँ, ये 2c और ये x, ये दोनों क्या है, सीरीज में है. ये दोनों क्या है, सीरीज में है. तो सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में क्या करते हैं, c सीरीज will be equals to c1 c2 upon c1 plus c2. ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट वाला. अगर वो दो कैपेसिटर्स है तो सीरीज में दो कैपेसिटर्स का फॉर्मूला c1 c2 upon c1 plus c2 आता है. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये होता है 2c, ये होता है x, दोनों को साथ में होता है 2c plus x. दिस इज इक्वल्स टू ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन CS. तो ये होता है 2cx by 2c plus x. या अभी हम क्या करेंगे, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको साथ में हम लिख सकते हैं, सर्किट रीड्रॉ कर सकते हैं. ये है आपका C, ये दोनों मिला के क्या हो गए, CS हो गए, C सीरीज कॉम्बिनेशन. और इसकी वैल्यू है C, और ये आपका A है और ये आपका B है ना. हाँ, अब ये दोनों क्या है, इन पैरेलल है. पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है C1 plus C2 है ना. पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, CP इक्वल्स C प्लस CS. दोनों को ऐड करो, C है, CS की वैल्यू 2cx अपॉन 2c प्लस x है. ये दोनों मिला के कितना आता है, CAB हो रहा है. कितना है, CAB हो रहा है. तो CAB इज नथिंग बट व्हाट, x फैरेड्स. CAB इज नथिंग बट व्हाट, x फैरेड्स है ना. यही x फैरेड्स ही है यहाँ पे. x फैरेड्स को यहाँ पे लिख लो. तो x इक्वल्स टू C प्लस 2cx अपॉन 2c प्लस x. अभी हम क्या करेंगे, स्टेबलाइज ये करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2c प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 2c प्लस x, और दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इंटू 2c प्लस x, और यहाँ पे रहेगा 2c स्क्वायर्ड प्लस cx प्लस 2cx है ना. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2cx प्लस x स्क्वायर्ड, यहाँ पे आएगा 2c स्क्वायर्ड प्लस 3cx है ना. हाँ, और ये इक्वेशन देखो, ये 2c स्क्वायर्ड यहाँ से एक गया तो ये प्लस cx बचा, और प्लस x स्क्वायर्ड है इक्वल्स टू 0 है ना, इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे c की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू आपको निकालनी है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे कैसे सॉल्व कर दो है ना. यहाँ पे तो आपको सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन वाला पार्ट रख करते हैं, और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा. चलेगा. यस, सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. यस, आपका इनफिनिट सीरीज का आंसर आपको मिल जाएगा. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं आप. यस, हाँ, अभी देखो, ये 2c स्क्वायर्ड है प्लस 3cx है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर्ड यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर्ड आ जाएगा, राइट. ये माइनस एक्स स्क्वायर्ड हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो ये प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, ये साइड लाते हैं एक्स स्क्वायर को. एक्स स्क्वायर्ड माइनस cx माइनस 2c स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0, ऐसे सॉल्व करते हैं. और अभी बीच में कौन है, माइनस c है. बीच में कौन है, माइनस c. तो माइनस c के आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन कितना हो, या जिनका एडिशन आपको 2c स्क्वायर, जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 2c स्क्वायर्ड हो और एडिशन उसका माइनस c हो. ओके, तो ऐसे फैक्टर्स कौन होते हैं, माइनस 2c और c, दोनों का स्क्वायर किया, मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस 2c स्क्वायर्ड आ रहा है, और माइनस 2c प्लस c कितना होता है, फिर से माइनस c ही होता है ना. या तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2cx है ना, हाँ, माइनस 2cx, क्योंकि x को मैंने कॉमन लिया है ना. हाँ, प्लस देखो ऐसे क्या किया मैंने, आपको समझ में आ रहा है ना. हाँ, ये x ऐसे लिखा, और माइनस c को मैंने लिखा माइनस 2c प्लस c, ऐसे लिखा सिर्फ, और कुछ नहीं किया. माइनस 2c स्क्वायर्ड इक्वल्स 0. अभी ये इसको सॉल्व करेंगे, ये होता है एक्स स्क्वायर्ड, और ये होता है माइनस माइनस, हाँ, ओके, ये है माइनस c को ही मैंने सॉल्व किया ना, तो फिलहाल मैं इसको x लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस c को मैंने सॉल्व किया. तो इट्स नथिंग लाइक, इट्स बट नथिंग लाइक दिस प्लस इज रिटेन हियर, माइनस c को मैंने माइनस 2 प्लस 1 ऐसा लिख लिया. सो दिस इज माइनस 2cx प्लस cx माइनस 2c स्क्वायर. यहाँ पे से x कॉमन लिखा, तो अपने क्या होता है x माइनस 2c है, तो यहाँ पे से c कॉमन लिया, तो यहाँ x माइनस
x माइनस टू सी, दोनों को इक्वल टू जीरो लिखा तो x प्लस सी और x माइनस टू सी इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। तो अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आता है, दोनों के दो आंसर्स आते हैं, एक तो x इक्वल्स टू माइनस सी और x इक्वल्स टू प्लस टू सी। तो एक तो निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो एक ही वैल्यू आ सकती है प्लस टू सी। तो ये इनफाइनाइट सीरीज था तो उसका आंसर है प्लस टू सी। ओके, प्लस टू सी। ओके स्टूडेंट्स, सभी सब कुछ ठीक है, आवाज़ क्लियर है? यस, इज द वॉइस ऑडिबल? ओके, या यस, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि ये दो पोटेंशियल्स अगर आपने ये कर लिए, या ओके, कॉमन पोटेंशियल इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, यस, तो हम क्या करेंगे अभी कि एक चार्ज सरफेस है यहाँ पे, प्लस 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 ऐसे चार्जेस है, और यहाँ पे और एक पोटेंशियल है, यहाँ पे भी प्लस 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 प्लस, और दोनों का आपको क्या करना है, टच करना है। तो दोनों को टच करने के बाद क्या आएगा, एक जगह का चार्जेस दूसरी जगह पे जाएंगे, है ना। एक जगह पोटेंशियल होता वी था, V1 था, एक जगह पे V2 था, तो दोनों को टच करने के बाद एक कॉमन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल जनरेट। तो ये क्वेश्चन है कॉमन पोटेंशियल और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका हेडिंग लिखना है हमें, कॉमन पोटेंशियल और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। Redistribution of charge if you connect two plates of spherically charged conductors. Yes, okay, yeah. So शुरू में ये ऐसे थे, बिना कनेक्टेड के थे, और बाद में आपको कनेक्ट करने के बाद इनका ये हो चुका है, ये V1 था, ये V2 था, फिर कनेक्ट करने के बाद ये और ये ऐसे हो गए, दोनों का पोटेंशियल V हो गया। क्या हो गया, V हो गया, और चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दोनों चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, या तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो पूछ रहे हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वे आपको पूछ रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल निकालो, व्हाट इज द V, व्हाट इज द V, द क्वेश्चन इज फाइंड V, ऑल्सो द क्वेश्चन इज फाइंड लॉस इन एनर्जी, फाइंड कॉमन पोटेंशियल and loss in energy, and loss in energy. Okay, I don't know anything about the sound, but I hope the sound is very very clear. Yes, okay, yeah, find the common potential and loss in energy. Loss in energy भी आपको निकालनी है। ओके, या ये दो क्वेश्चन है आपके सामने टैकल करने के लिए। तो देखो, पहली बात तो क्या है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल फिर कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल कॉमन होगा, V और V दोनों का सेम पोटेंशियल होता है ना। वाई, बिकॉज चार्ज वांट्स टू कम टू आउट टू द सरफेस। और अगर क्या होता है, यहाँ पे आपने कनेक्ट कर लिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। अगर कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो क्या होगा, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगा ऑन द सरफेस, है ना। इंटेंसिटी भी ऑन द सरफेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। So if instant in the intensity is constant on a given surface, so equipotential lines होके वो equipotential surface आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। Yes, so what you can do here, आपको निकालना है फाइनल कॉमन पोटेंशियल। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो लेट अस अज्यूम दैट हियर यू हैव चार्ज Q1, here you have a charge Q1, and here you have another charge Q2, here you have another charge Q2। Q1 और Q2 आपके पास दोनों है। Yes, और अभी आपके पास ये दोनों को चार्ज करने के बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा Q1 डैश, यहाँ पे होगा Q1 डैश, और यहाँ पे होगा Q2 डैश, यहाँ पे होगा Q1 डैश, और यहाँ पे होगा Q2 डैश। तो आपको क्या रिलेशनशिप पता है, क्या रिलेशनशिप आपको कोई याद है? तो लेटेस्ट है कि इसका कुछ कैपेसिटेंस बना है, उसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। कैपेसिटेंसेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर्स आर C1 एंड C2, ठीक है। हाँ, तो कैपेसिटर का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C इक्वल्स 4πε0 k r, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना उसका कैपेसिटेंस बढ़ने वाला है। ओके, यस। तो आप एक एज्यूम कर लो कि शुरू में इसके ऊपर चार्ज कितना आ सकता है, शुरू में इसके ऊपर चार्ज कितना आ सकता है, Q1 की वैल्यू कितना हो सकती है, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ Q1। यहाँ पे अगर आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज और आपको पूछा कि Q1 चार्ज कितना, तो आप बोल सकते हैं Q1 डैश इक्वल्स टू C1 V, वैसे Q2 डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट,
Q2 डैश विल बी इक्वल्स टू C2 और V लिख सकते हैं, एंड इतना चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हुआ होगा क्योंकि पोटेंशियल तो कॉमन है V, उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से आपको कैपेसिटेंस टाइम्स दैट इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू इनपुट चार्जेस, है ना। ये आपको चीज़ समझ में आ गई। और अगर आपने आपको ये फार्मूला आपको रेशियो मालूम है कि लेटेस्ट इसका रेडियस अलग अलग रेडियस उन्होंने दिया है, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, है ना। और R1 और R2 की अगर वैल्यूज आपको दिए हैं तो आपको क्या पता है, और एक चीज कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 अपॉन C2, और C1 अपॉन C2 किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, उनके रेडियस पर, तो आप लिख सकते हो R1 अपॉन R2। क्लियर है, ये रिलेशनशिप आपको पता चला, मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, क्योंकि जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, और जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा तो वोल्टेज टाइम्स उतना ज़्यादा चार्ज होगा, तो चार्ज डिपेंड्स अपॉन नथिंग बट रेडियस। यस, ओके। हाँ, अब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ये आपको रिलेशनशिप पता है Q1 अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 डैश। इन दोनों का चार्ज अगर Q1 था यहाँ पे और यहाँ पे Q2 था, तो बाद में फिर दोनों को कनेक्ट करने के बाद चार्ज शुड रिमेन कंजर्व, सो वी कैन राइट एज Q1 plus Q2 will be nothing but equals to what? Q1 dash plus Q2 dash, ठीक है ना, because total charge always remains conserved, तो ये हम आप लिख सकते हैं। यस, तो अगर आपको मैंने पूछा कि what is the value of charge, तो आप क्या लिख सकते हो, टोटल चार्ज कितना है, यस Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, इसके ऊपर कितना चार्ज आया आपको अगर पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, इसके ऊपर आपने चार्ज आपको निकाला तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, क्योंकि देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है वो मुझे पता करना है, इसके ऊपर चार्ज Q1 डैश है वो कितना है वो मुझे पता करना है, क्योंकि हमको कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए कॉमन चार्जेस भी चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इसी को मैं यूज कर सकता हूँ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, मतलब क्या, Q1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 डैश अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, Q1 डैश प्लस Q2 डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट, C1 अपॉन व्हाट न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यस और नो, व्हाट इज दिस Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2, तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये क्या होगा, Q1 डैश ये यहाँ पे रहेगा वैसे के वैसे C1 अपॉन C1 प्लस C2, और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो दिस टर्म इज नथिंग बट व्हाट Q1 प्लस Q2, ये हुआ आपका Q1 डैश, मतलब इसके ऊपर आपको चार्ज कितना होगा वो मालूम पड़ा, क्योंकि आपको शुरू में का चार्ज पता है और कैपेसिटेंस के वैल्यूज पता है, तो आपको सीधा समझेगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, वैसे आपको Q2 डैश की वैल्यू आ जाएंगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q2 डैश, अगेन Q2 डैश विल बी अगेन सिमिलरली C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू व्हाट Q1 प्लस Q2 द इनिशियल टोटल, द इनिशियल चार्ज, ठीक है। आपको Q1 में पता चला, Q2 पता चला, so what is common potential, so common potential V can be written as Q equals to CV आप लिखते हो, तो V equals to what, Q upon C, total charge upon total capacitance, तो total charge कितना है Q1 plus Q2, और what is the total capacitance कैसे है, ये कैसे कनेक्टेड है, इनका पोटेंशियल सेम है, अगर दो कैपेसिटर्स के बीच पोटेंशियल सेम होता है तो वो कैपेसिटर्स कैसे होते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस की एडिशन कैसे होती है, C1 plus C2, so we can write it as C1 plus C2, okay, C1 plus C2 ऐसे आप लिख सकते हो। और Q1 plus Q2 आपको अगर करना है, Q1 plus Q2 अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, Q1 plus Q2 कैसे निकाल सकते हो, इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा C1, इसके ऊपर का चार्ज Q1 will be equals to what, at the starting only you have to write C1 V1, Q2 will be equals to what, यहाँ पे चार्ज Q2 will be equals to इसका कैपेसिटेंस C2 into इसका वोल्टेज V2, ठीक है। yes, so you can write this as C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, ठीक है। ये होगा आपका
कॉमन पोटेंशियल। अगर आपको किसी ने बोला कि ये चार्ज ऑपोजिट प्लेट पे है तो इसका सिंबल यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सिंबल माइनस आएगा पर यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। ओके, इफ द प्लेट्स आर सिमिलर, इफ द प्लेट्स आर सिमिलर, if the plates are similar, आपका फार्मूला है C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2। if the plates are dissimilar, if the plates are dissimilar तो यही फार्मूला होता है if plates are similar, मतलब दोनों प्लस प्लस है। if similar, अगर dissimilar हो गए तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, if dissimilar का यही फार्मूला क्या हो जाएगा, dissimilar के फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं, dissimilar plates, for dissimilar plates common potential V will be equals to what, यहाँ पे कैपेसिटेंस तो हमेशा ऐड ही होगा पर इसका टर्मिनल नेगेटिव होगा तो हम क्या लिख सकते हैं C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर V1 पॉजिटिव V1 नेगेटिव है तो C2V2 माइनस C1V1 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, याद करो और अच्छी तरह से लिख लो। यस, पॉज करके। इसके बाद आपको लॉस इन एनर्जी भी निकालनी है, ठीक है, लॉस इन एनर्जी भी निकालनी है आपको। ओके, सो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये भी आपको पॉइंट निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो ये अपना चार्ज था, ये अपना बड़ा चार्ज था और इसको हमने कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये ऐसे ही बन गया और यहाँ पे Q1 डैश आ गया, यहाँ पे Q2 डैश आ गया, यहाँ पे C1 था और कॉमन पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे C1 है कॉमन पोटेंशियल V था, यहाँ पे C1V1 था, यहाँ पे C2V2 था, ये था आपका Q2, ये था आपका Q1। ओके ओके, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, तो आपको पहले निकालना है लॉस इन एनर्जी। क्या निकालना है, लॉस इन एनर्जी निकालनी है। सो व्हाट इज लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर का हम निकाल लिया, इट वाज नथिंग बट हाफ CV स्क्वायर, जो आपका स्प्रिंग स्ट्रेच स्प्रिंग के जैसा ही है ना, हाफ CV स्क्वायर है ना, हाफ के x स्क्वायर के जैसा ही है, ठीक है। यस, ये फार्मूला आपने कल देखा था। और 1/2 Q इंटू 1/2 C इंटू Q स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला था, पर फिलहाल हमको चार्जेस नहीं दिए क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू याद रहते हैं और वोल्टेज कॉमन पोटेंशियल आपको मालूम होने वाला है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यस, अब व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, दैट फर्स्ट द चार्ज वाज Q and then the charge became Q dash. First the charge was Q1 and then the charge became Q1 dash. Okay, so what happened in this process, what happened in this process students, okay, the charge was lost, एक चार्ज कुछ कम हुआ है ना, वो चार्ज कितना कम हुआ वो आप पहले निकालोगे, चार्ज कितना कम हुआ वो पहले आप निकालोगे, ठीक है। हाँ, तो वो कैसे निकालोगे, तो Q चार्ज लॉस्ट, लॉस इन चार्ज पहले आपको निकालना है। सो व्हाट इज लॉस इन चार्ज, लॉस इन चार्ज इज व्हाट, Q माइनस Q डैश, Q माइनस Q डैश, क्योंकि किसी के ऊपर तो चार्ज कम होगा किसी के ऊपर तो बढ़ेगा। सो लेट अस टेक Q1 का आपको चेंज इन चार्ज आपको निकालना है। सो चेंज इन चार्ज कितना हुआ, लेट अस टेक Q1 का कम हुआ तो Q माइनस Q डैश, उतना चार्ज उसका कम हुआ है, ठीक है। यस, तो उतना चार्ज कम हुआ तो चार्ज का इधर कितना था, C1V1 था, यहाँ पे कितना था C1V हुआ, तो V की वैल्यू क्या है, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, क्या था वो, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फार्मूला था आपका। तो हमें इसीलिए वो निकाला क्योंकि आपको अभी सॉल्व करने के लिए हेल्प होगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फार्मूला का आंसर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करो, C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पे C1 स्क्वायर V1 कैंसिल हो जाएगा, C1 C2 आपने कॉमन निकाला तो होगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होगा आपका लॉस इन चार्ज Q माइनस Q डैश, Q माइनस Q डैश, ये होगा आपका लॉस इन चार्ज। और इसको हम लिख सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफॉर्म, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफॉर्म, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफॉर्म, ओके, ये आप इसको लिख सकते हो, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफॉर्म, ओके। यस, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है
कि द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिडिस्ट्रीब्यूशन, द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब यही आपको फॉर्मूला निकालना है। तो 1/2, यस 1/2 क्यू, आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो लॉस इन चार्ज का, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हो। लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 सी क्यू स्क्वायर। तो 1/2 सी की वैल्यू क्या रहेगी, C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन, और क्यू की वैल्यू कितनी है, इसका है स्क्वायर, है ना। इसको आपको स्क्वायर करना है। इसका हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं फिलहाल, बाद में आपको दिखाते हैं कैसे आता है, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल लिख लो। सो डेल्टा यू और द लॉस इन चार्ज विल बी इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज टोटल चार्ज इनटू V स्क्वायर। ठीक क्या होता है, वो वोल्टेज डिफरेंस का स्क्वायर। सो व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंस इन वोल्टेज। ओके ओके, तो ये फॉर्मूला आपने देखा, तो व्हाट इज दिस C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसे एज कि वो पैरेलली सीरीज में कनेक्टेड ऐसे आएगा ना। तो फिलहाल ये फॉर्मूला आप लिख लो। ओके यस, एंड राइट हियर इफ u will be always equals to 0 if v1 equals to v2, hence energy is always lost in redistribution of charge। v1, the value of v1 minus v2 is always positive, the value of v1 minus v2 is always positive, है ना, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसीलिए लॉस, इसी therefore there is always some loss during redistribution, ये आपको याद करना है। ड्यूरिंग redistribution there is always some loss, क्योंकि शुरू में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रहेगा और बाद में कॉमन पोटेंशियल होने वाला है, तो जो कुछ डिफरेंस रहेगा दैट मल्टीप्लाई बाय उसका स्क्वायर इनटू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू होगी आपकी कैपेसिटेंस की। ठीक है, you can get that formula by yesterday's 1/2 क्यू स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर कर लो वहाँ पे और C से डिवाइड कर लो, you will get that answer। We'll see next lecture how this has come, but now you write down loss of energy। okay yeah। अब हम देखते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, इट्स अ वेरी गुड डिवाइस टू गेट हाई एक्सेलरेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आपको अगर एक्यूमुलेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चार्ज एक्यूमुलेट करना है, और वो एक्यूमुलेट हुए चार्ज, देखो वैन डी ग्राफ जनरेटर आपके पास, आपने कभी मूवीज में वगैरह देखा होगा, है ना, ऐसे रहता है। yes, so it's there in movies like this, and there is a spherical dome shaped structure, और जहाँ पे आपने अपने हाथ रखा, आपके हाथ रखे ऐसे, तो what happens to you somewhere here, you are standing, then आपके ये दो हाथ है, तो आपके बाल हमेशा क्या होते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना। ये बाल खड़े होने का टेक्निक मतलब क्या, जैसे आप टीवी के पास भी जाते हो, तो टीवी का जो स्क्रीन है उसके पास पर अपने हाथ लेके, तो आपके हाथों के बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्यों, कि आपके
टीवी पे क्या रहते हैं, चार्जेस रहते हैं ना, टीवी के सरफेस पे क्या रहते हैं, चार्जेस पे, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं रेज की फॉर्म में और वो टीवी की स्क्रीन पे आपको आते हैं, पुराने टीवी रहते थे तो उसके ऊपर चार्जेस रहते थे ना, तो चार्जेस आपके स्क्रीन पे आ गए तो इट विल बिकम बिटवीन टू हेयर्स और जमा होते चार्जेस तो क्या होते हैं, ऑफ कोर्स चार्जेस वन टू व्हेनेवर दे आर स्टेट दे रिपेल ईच अदर, तो चार्जेस बालों पे खड़े रख के एक दूसरे को रिपेल करते तो बालों को भी एक दूसरे के दूर फेंकते हैं, तो वो बाल एक दूसरे के दूर जाते हैं तो वो एक खड़े होने का उसको फील आता है आपको। यस, दैट इज व्हाट वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो आपको क्या होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर में भी वैसे ही बाल खड़े होने लगते हैं, मतलब चार्जेस हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस यू कैन ऑब्टेन देयर, हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस यू कैन ऑब्टेन। हाउ टू ऑब्टेन हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस, है ना, तो यहाँ पे सरफेस पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चार्जेस जमा करने, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस आपको जमा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस जमा होंगे तभी आपको क्या होगा वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस will be stored and more amount of charges if they are stored, then q equals to cv, you can get high amount of electrical voltage also, high amount of electrical voltage. So just by the value of getting accumulating more and more charges, high amount of voltage can be used and high voltage can be used to do what, to accelerate q into v, that is if v is more you can get more energy and that energy can be used to accelerate the charges, that is used in cyclotron, वो आपको next lesson में, okay या तो फिलहाल देखते हैं व्हाट इज दिस वैन डी ग्राफ जनरेटर एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये तो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर निकाला था। ओके तो देखो इसका डायग्राम कैसे, here we have a motor belt, इसे एक मोटर बेल्ट है जहाँ से बेल्ट से क्या होता है चार्जेस आपके अंदर यहाँ पे इसके अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, है ना, या अगर चार्जेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर बेल्ट है, आई एम जस्ट ड्राइंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, first the charges are coming on the inside surface, okay yes, so this is the shape, और यहाँ पे बेल्ट रहता है तो ये बेल्ट को मोटर से ड्रिवन करते हैं, hollow metal sphere, this is the hollow metal sphere. Now see students what happens, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आयोनाइज्ड मटेरियल है, आयोनाइज्ड मटेरियल मतलब वहाँ पे लाइक आपका आयोनाइज्ड मटेरियल क्या है,
K प्लस लेके सोडियम आयन लिखा तो वहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो वैसे पॉजिटिवली चार्ज आपको पॉजिटिव आयन्स आपको कहाँ से तो मिल रहे हैं, तो अभी आपको मतलब क्या, इसका मतलब आपको क्या पॉजिटिव चार्जेस है वहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आपको यहाँ से निकल रहे हैं। ओके, यू कैन टेक दैट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आपको समझ कर आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्जेस कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से प्लस के इलेक्ट्रिक आयन्स आ रहे हैं, सो यू कैन get that ionized by some consideration, let us assume that positive charges you are accumulating here, so वो accumulating positive charges आपको एक spray comb, मतलब comb क्या करेगा वो, it will just transfer the charge on the moving belt from that ionized source, and what will happen, this belt is supposed to be continuously moving, यही स्ट्रक्चर आपको आपके इसमें है, यहाँ पे अपने स्कूल लैब में है, तो इसके जब बेल्ट मूव होता है तो इसके ऊपर के पॉजिटिव चार्जेस बेल्ट पे आएंगे, है ना। हाँ, और अगर जैसे जैसे बेल्ट मूव होता है तो ये चार्जेस कहाँ पे, इसके इंसुलेटर के अंदर वाले भाग पे स्टडी रहेंगे, क्योंकि ये तो इंसुलेटर है, बाहर से तो इंसुलेट किया है ना। हाँ, फिर क्या होता है, यहाँ पे इंसुलेट करके ऊपर आएगी बेल्ट के साथ, और यहाँ पे क्या होता है, बेल्ट को कलेक्टर कॉम दिया जाता है, बेल्ट को क्या होता है, कलेक्टर कॉम दिया जाता है, तो क्या होता है, ये पूरा चार्ज, और ये दिस इज अ मेटल स्फीयर, और मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में अगर आपको चार्जेस मिलते हैं तो क्या होता है, चार्जेस हमेशा कम्स आउटर टू द सरफेस, आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया है कि चार्जेस ऑलवेज कम आउटसाइड द सरफेस ऑफ एनी मेटल कंडक्टर, तो ये बाहर कंटिन्यूली बाहर जमा होने लगता है, जैसे जैसे सोर्स पे आते हैं वैसे वैसे वो वहाँ पे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको दूसरी जगह नहीं है, अंदर तो चार्ज रह नहीं सकता, चार्ज स्टेडी अंदर नहीं रह सकता, अंदर चार्ज मूव हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है, पर अंदर चार्ज स्टेडी नहीं रह सकते, इट कैन ऑलवेज वांट्स टू बी स्टेबल एंड इट कैन बिकम स्टेबल ओनली व्हेन इट कम्स आउटसाइड, जैसे चार्जेस बाहर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और जैसे जैसे बेल्ट मूव होता है तैसे वैसे ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होने, और इवन व्हेन यू स्टॉप द मोशन ऑफ बेल्ट, तो यहाँ पे चार्जेस ऑलरेडी एक्यूमुलेट रहते हैं, तो अगर आपने हाथ में उनको हाथ लगाया तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आपके अंदर आ जाएगा, और पूरा पॉजिटिव चार्ज आपके अंदर आ जाएगा तो इट विल बी एंटायरली ऑन योर बॉडी, इट विल स्टे ऑन योर बॉडी, it will stay on your body, and whenever if you stay on your body, so it will repel it will get collected on your hairs, and it will, between two hairs it will very close hairs are spaces between the two hairs are very close, they will repel, and you will feel that the hairs are standing effect, you know. Yes, what are the uses of it are generating high electrical potential, okay. What are the uses, generating high electric potential. Generating high electric potential, then what do you have, yes, इसके बाद में क्या है आपको, yes, up to 10 million volts, up to 10 million volts, 10 million volts, 10 million volts तक आपको यहाँ पे चार्ज में वोल्टेज मिल सकता है, ओके। क्या, what is the principle, charge anywhere inside the conductor wants to move outside, okay, हाँ, accelerate, this is the next use, accelerate the charges to very high speed, to very high speeds, very to very high speeds, अगर आपको यहाँ पे हाई जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो आपको यू कैन मेक दैट वोल्टेज, है ना, क्यूबी को आप कैसे यूज कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज रहेगा वो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज रहेगा दैट 10 मिलियन वोल्ट्स, वो आपको किसी भी चार्ज के सामने आप उसको पुट कर सकते हो, एंड दिस हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज विल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे मास ऑफ चार्जेस रिमेन सेम, सो आप क्या कर सकते हो, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हो, सो टू एक्सेलरेट, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने में यूज होती है, okay students, to get high amount of voltage you can get this, yes, okay, yes, so anything else on this chapter remaining, you can write here, the value of V increases here, the value of V, okay, the value of V is dependent upon Q upon 4 pi epsilon naught R, okay,
Yeah, it depends on 4 pi epsilon naught r. Yeah. So this is the last part. समझ में आपको बात ये वैंटीग्राफ जनरेटर, यहाँ पे बेल्ट मूव होते रहते हैं और चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, मोर चार्जेस, मोर वोल्टेज, मोर वोल्टेज, more voltage like 10 million volts. This can be used to accelerate given to kinetic energy half mv square. High amount of velocity electrons are used in modern technology, जहाँ पे आपको स्टडी करना है ना, एक्सरेज है ना, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अगर बन गई तो आपको साइक्लोट्रॉन में यूज कर सकते हो, दैट यू हैव इन नेक्स्ट लेसन. हाई अमाउंट ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको मिल जाए, देयर आर वेरी हाई वेलोसिटी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस माइक्रो सर्किट्स. माइक्रो सर्किट्स आपको स्टडी करना है तो वो वहाँ पे यूज होते हैं. सो अंडरस्टैंड दिस. यस, ये हुआ आपका लेसन. ओके, या okay students, so we will do one thing, we will complete the paper discussion also now. Okay, so let's see how much of paper discussion we can do here. Okay, let's see the paper. We have paper with us. Okay, so students, let's see the paper discussion. Paper discussion कर रहे हैं हम. Okay, so paper was very easy, so we'll may not be taking too much of time. Yes, so let us see the first question. The first question हम देखेंगे क्या है. Let's see students, what is the first question. First question दिया है, yeah, in a hydrogen atom the electron revolves around the nucleus in an orbit of radius 0.53 into 10 to the power minus 10 meters. Then the electrical potential produced by the nucleus at that position of electron is. एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, और उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट द रेडियस ऑफ, ये रेडियस दे रहा है 0.53 into 10 to the power minus 10 meters. This is question number 1 of your yesterday's paper. Then they're asking what is the value of V. What is the value of V? So student, remember what is the value of V? V is equals to K Q by R. ये फॉर्मूला आपको यूज करके इसका आंसर निकालना है. K की वैल्यू पुट कर दो, 9 into 10 to the power 9. What is the amount of charge in the nucleus of hydrogen atom? 1 proton, that is plus 1.6 into 10 to the power plus 19. Upon what is the radius here? 0.53 into 10 to the power minus 10. If you just solve this, you can get the answer up to approximately plus 28 volts. Plus 28 volts. So this is your first answer, है ना? Yes. So what is the next question? Next question is that three charges are given, 2q minus q and plus q. They are located at the vertices of equilateral triangle. ये equilateral triangle है, और यहाँ पे plus 2q है, यहाँ पे minus q है, और यहाँ पे minus q है. तो ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. So they are asking that if the charges distribution is like this, then what is the, then they are asking what is the field and what about the velocity, what about the field and what about the potential. So remember students, field जो रहता है ना, field that is a vector quantity and potential is a scalar quantity. Field is vector, field is what? Vector quantity. And what about potential? Potential is scalar quantity, है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है. तो यहाँ पे देखो प्लस 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 2, स्केलर क्वांटिटी में इनका एडिशन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. स्केलर क्वांटिटी में इनका एडिशन 0, तो पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू 0. व्हाट अबाउट फील्ड? यहाँ पे अगर आप सेंट्रॉइड पॉइंट देखोगे तो ये प्लस 2 की यहाँ पे ज़्यादा से रिपेल करेगा, तो माइनस की वेरी वेरी लेस वैल्यू से इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लेट अस कंसीडर, पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल, नेगेटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड. तो इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे इट विल बी नेट पुल्ड डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा तो वो नीचे आएगा, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे वेक्टोरियली इसका एडिशन होने वाला है. तो दिस विल नॉट बी जीरो बिकॉज वेक्टोरियली यू विल बी कंसिडरिंग डायरेक्शन ऑल्सो, है ना. डायरेक्शन कंसिडर करते फील्ड विल बी नॉन जीरो, इट विल हैव सर्टेन डायरेक्शन, हैव सर्टेन वैल्यू, इट विल हैव सर्टेन वैल्यू. So this is not zero, so it is not equal to 0. Okay, but this
पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, वो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, के प्लस 2q बाय आर होगा, फिर इसका आएगा प्लस के माइनस क्यू बाय आर, और इसका आएगा प्लस के माइनस क्यू बाय आर। तीनों का एडिशन करोगे एट दिस गिवन पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि सेंट्रॉइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों डिस्टेंसेस सेम रहेंगे, ये आर तीनों विल बी इक्वल्स टू आर। सो व्हाट हैपेंस इज दैट नेट पोटेंशियल विल बी जीरो, सो वी विल बी इक्वल्स टू जीरो, फील्ड विल बी इक्वल्स टू नॉन जीरो, क्योंकि उसको कुछ वैल्यू रहेगी। अगर रेडियस भी सेम होता है पर उसका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन दे विल बी having such that they will add the electrical field. So we can say that in this case field will be not equal to zero. Clear है students? Yes. So let's move to the next problem. Let's move to the next problem. Okay. Question number 3 देखेंगे क्या है. Question number 3 देखिए क्या है. Okay. The region of constant potential. The region of constant potential. The region of constant potential में क्या होता है? Constant potential में क्या होता है? Electrical field is uniform. Yes. What you can say? Option B they have given correct. Electrical field is zero. Electrical field is zero because what is that? E is equals to dV by dr. dV by dr. In the field of constant potential. अगर constant potential रहेगा तो dV की वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी. तो that will be zero. So field will be also जीरो, है ना, क्योंकि जब वोल्टेज चेंज हो रहा है तभी उसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो सकती है. इसका मतलब वहाँ पे भी वर्क डन हो सकता है. जब ओनली तब जब वहाँ पे कुछ फोर्स होगा, और फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल फील्ड. पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ही नहीं हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं रहेगी. फोर्स चाहिए. कब होता है फोर्स डेवलप? F is possible only when we have E into Q. Okay. Yes. Okay. Clear है? Yeah. Let's take next question. Okay. Yeah. The work done in bringing a 20 coulomb charge from a point A to a point B at a distance of 0.2 meters is 2 joules. Then the potential difference between the 2 points will be. Question number 4 very easy. ये था क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? What will be the question number 4? Work done in bringing a 20 coulomb charge from a point A to a point B at a distance is 0.2. The potential difference is, what is V? V is equals to what? Potential difference V is equals to E into D. E into D है ना? या तो उन्होंने और क्या लिया यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो V is equals to E into D. E का वैल्यू क्या होता है? E का वैल्यू उन्होंने नहीं दिया है ना? या बट वर्क डन दिया है. व्हाट इज वर्क डन? दिस इज वर्क डन का फॉर्मूला आप लिख सकते हो. वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, है ना, एनर्जी दैट इज E इक्वल्स टू V इंटू क्यू. V इंटू क्यू आप पुट कर सकते हो. तो V की वैल्यू उन्होंने, E की वर्क डन या एनर्जी का वैल्यू उन्होंने कितना दिया है? 2 जूल्स, है ना. और वोल्टेज इज गिवन हाउ मच? नॉट गिवन. बट व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज इज गिवन 20 कूलम्स. 20 कूलम्स. so V will be equals to 2/20, that is 0.1 volts. 0.1 volts, है ना. यही आपका आंसर होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? यस. सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Two plates of 2 centimeter apart of potential 10 volts are applied between them. The electrical field between them is. Again use the same formula. Use the same formula. Question number 5. Yeah. Electrical field between them is, when they are 2 centimeter apart, potential is 10 volts, है ना. The electrical field V equals to E into D यूज करो. पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 volts. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड? दैट इज नॉट गिवन. बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस जान गया 0.2 centimeter, that is 0.02 meters. So if you just solve this becomes 10 upon 0.02, that is 1000 upon 2, that is 500 volt per meter. This is the unit of electrical field. This is the unit of electrical field. Okay. Okay. So let's see the next question. At a distance from point charge, the electrical field is 500 volt per meter. Potential is 3000 volt. What is the distance? So use the same question. Use the same formula. What is the electrical distance? V equals to E into D. So V का value दिला देने 3000 volts. What is the value of E?
500 volts. What is the distance? That is nothing but 6 meters. Simple one. Yeah. See the question number 7. Question number 7 बघा. Yeah. The electrical potential V at any point x, y, z in the space is given by V equals to 4x squared. The electrical field at a point 1 meter, 1, 0 and 2 meters is. See, potential की वैल्यू क्या यहाँ पे है? It varies only with x. It only varies with x axis. y axis और z axis पे potential की वैल्यू क्या है? डिपेंडेंट नहीं है. इसका मतलब क्या? y axis और z axis पे potential change नहीं होगा. If potential is not changing, just now we saw that electrical field will also not exist. So it will not exist in y and z direction. It will exist only in v, because only with x axis the potential is varying. Okay na? हाँ. The electrical field at this point in volt per meter is. That means what? Since only E depends on change of x axis, we can neglect y and z coefficients. Okay, so we have to consider only 1 meter. We have to consider only 1 meter, है ना? Yeah. So if you just consider 1 meter, then what is electrical field? Electrical field is nothing but what? dV by dr. That is nothing with minus symbol. With what? Minus symbol. So just if you just substitute dabba v by dabba x, इसको substitute करोगे तो minus of dabba d by dx by 4x square. इसका आंसर क्या आएगा? 8x आएगा. minus 8x. और x की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पे कितनी है? देखो, E at a point R will be equals to what? minus 8 of x at a point R. R की वैल्यू क्या है? minus 8 into x. R की वैल्यू क्या है? 1, 0 और 2. यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे minus 8 into 1 it is minus 8 volt per meter. Okay, minus 8 volt per meter. Clear है students? Okay students, I have got one technical error in the question paper, so next question I will take in next class.